सो हे एवरीवन, यहाँ डिस्कस करना चाहता था कि क्यों कोई लीडर जो पहले कुछ लीडर जो हुए हैं या अभी जो हैं या कुछ जो आने वाले हैं वे काफ़ी फेमस हैं, थे या हैं या शायद होंगे। कुछ लीडर जैसे इंडिया में आप प्राइम मिनिस्टर मोदी का एग्जांपल ले लो, वे कोई गलत भी डिसीजन लेंगे तो लोग उनको गलत नहीं कहेंगे, ठीक है। तो क्या कारण है? मैं किसी पॉलिटिकल बात बिल्कुल नहीं करूंगा, आप उनको सपोर्ट करते हो अपोज करते हो, मैं 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 बिल्कुल न्यूट्रल हूँ और मैं इस तरह का कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा। मैं सोशियोलॉजिकल, सिंस मेरा एक सब्जेक्ट है तो मैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इसको देखूंगा। और काफी मजेदार है कि कोई क्यों लीडर इतना ज्यादा कि वो कुछ अति भी इस इधर उधर भी करे तो भी लोग उसको छोड़ देते हैं, और एक लीडर है जो थोड़ा भी ऐसे वैसे करता है तो लोग पूरा चढ़ जाते हैं। समझ रहे हो? मतलब कहने का मतलब, तो एक वेबर, एक मैक्स वेबर एक सोशियोलॉजिस्ट है जर्मनी के। उन्होंने नेचर ऑफ पावर और लेजिटिमेसी पे तीन फॉर्म बताए। नेचर ऑफ पावर और लेजिटिमेसी पे, ठीक है, तीन फॉर्म। एक ट्रेडिशनल अथॉरिटी की बात की, मैं समझा रहा हूँ। ट्रेडिशनल अथॉरिटी की बात की, एक रैशनल लीगल अथॉरिटी की बात की, और एक चरिश्मा अथॉरिटी। वैसे हिंदी में करिश्मा भी होती है लेकिन चरिश्मा अथॉरिटी इसको पढ़ेंगे की बात की। देखो, ट्रेडिशनल अथॉरिटी में क्या होता है कि जैसे पुराने समय में जो राजा होते थे तो उनका बेटा ही राज करेगा, या जमींदार थे तो उनका भी बेटा आगे राज करेगा। तो लोग मानते थे कि हाँ ये तो ऐसा होता ही है, तो इसीलिए जब उसका बेटा भी जमींदार बनता था या राजा बनता था तो लोग उसकी बात मानते थे, क्योंकि उनको उनको लगता था कि ये अथॉरिटी है, मतलब उनको आदत सी हो गई थी, वे उस पर क्वेश्चन नहीं करते थे उस पर। ये एक ट्रेडिशन था। इसी तरह के और भी जैसे कबीलों में जो ट्राइबल्स ग्रुप्स होते हैं ना, उनमें भी कई में ट्रेडिशनल अथॉरिटी पाई जाती है कि जो ट्राइबल का चीफ है ना, उसी का जो संतान है वो आगे उसको ले जाएगा। तो लोगों को विश्वास था कि अच्छा इसके पिता ने हमें बचाया था या किसी चीज से निकाला था, तो इसका जो संतान है वो उसको ही, उसी को ही दे देते हैं, क्योंकि अगर किसी और को देंगे तो शायद कन्फ्लिक्ट होगा, किसी और को पावर देंगे तो कन्फ्लिक्ट होगा इसके बीच में, तो उससे अनस्टेबिलिटी बढ़ेगा और कहीं इसका फायदा उठा के बगल का जो देश है या बगल का जो राज्य हो वो आक्रमण न कर दे। तो इस तरह के कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए ट्रेडिशनल अथॉरिटी की स्थापना होती थी। लेकिन आज के मॉडर्न युग में रैशनल लीगल अथॉरिटी है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफिशियल है। गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास पावर कैसे होता है? क्योंकि इनके पास पावर कहां से डिराइव होता है? लॉ ऑफ द स्टेट से ये पावर डिराइव करते हैं। जो स्टेट ने जो कानून बना दिया है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, कानून लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। और ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ रैशनल लीगल अथॉरिटी का, इसे ब्यूरोक्रेसी भी कह सकते हो। ये लोग इस लॉ ऑफ स्टेट को अपने साथ पावर को डिराइव करते हैं, वहां से पावर गेन करते हैं। तो फिर लोग इनकी बात क्यों मानते हैं? क्योंकि लोग स्टेट में ही रहते हैं ना, लोग जो स्टेट नेशन है उसी में रहते हैं, स्टेट के लिए वोट डालते हैं, पार्टीज के लिए वोट डालते हैं, फिर टैक्स देते हैं। तो लोगों को लगता है कि हाँ हमारे ऊपर स्टेट है, मतलब लोग स्टेट की अथॉरिटी को मानते हैं। इसलिए अगर स्टेट ने किसी कानून को बनाया है, लिखित कानून है या कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी गई हैं कि अच्छा हाँ इसको ये पावर रहेगा, तो लोग उस व्यक्ति की बात को मानते हैं। वरना लोग, कोई ये भी तो कर सकता है कि मैं इस IAS की बात क्यों मानूं, समझ रहे हो, या किसी ऑफिसर की बात मैं क्यों मानूं। मैंने एग्जाम्पल लिया है, या कोई उस तरह का जो रेशन नहीं, मैं नहीं मानूंगा, कोई कह देता है मान लो, तो कोई क्यों नहीं कहता है? क्योंकि लॉ ऑफ द स्टेट से उसका पावर डिराइव हो रहा है, और लोग स्टेट को मानते हैं। लोगों का मानना है कि स्टेट में पावर है, क्योंकि हम एक समूह है ना, एक समूह में हम रहते हैं, तो हम स्टेट को लेजिटिमेसी देते हैं। लेजिटिमेसी वर्ड यूज करो यहाँ पर, लेजिटिमेसी। लेकिन एक जिसमें मोदी जी भी शायद आएंगे, वो है चरिश्मा अथॉरिटी। ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। चरिश्मा अथॉरिटी ट्रेडिशनल अथॉरिटी से भी डिराइव हो सकता है और रैशनल लीगल अथॉरिटी से भी डिराइव हो सकता है। और खासकर चरिश्मा अथॉरिटी तब आती है जब कोई राज्य या कोई ट्राइबल या कोई जो लोग हैं, समूह के लोग हैं, वे किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, ठीक है, वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। जैसे देखो गांधी चरिश्मा अथॉरिटी का उदाहरण है, ठीक है। गांधी जी ने कहा कि असहयोग आंदोलन के समय जब चौरा चौरी का इंसिडेंट हुआ 5 फरवरी 1922 को, जो पुलिस स्टेशन जला दिया गया चौरा चौरी नामक जगह पे, जो कि गोरखपुर के पास था, उत्तर प्रदेश में। तो गांधी जी ने क्या कहा कि असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। अब ऐसे में असहयोग आंदोलन पूरे जोर पे था, कोई नहीं चाहता था कि ये इसको वापस किया जाए। हाँ, ये घटना थोड़ी दुखदाई थी, लेकिन
कोई भी सुभाष चंद्र बोस से लेके हर कोई, लेकिन लोगों ने उनकी बात मानी। भले मन ही मन उनसे नाराज रहे हैं, लेकिन लोगों ने उनकी बात मानी। ये क्या था? क्या गांधी के पास कोई, गांधी जी तो केवल एक बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे, वो भी 1924 में, जब कर्नाटक में बेलगांव सेशन हुआ था, याद है? बेलगांव सेशन, इसका स्पेलिंग क्या है? बेलगांव सेशन, पता नहीं, ऐसा कुछ है, बेलगांव सेशन, ठीक है, लेकिन 1924 में कर्नाटका में। उनके पास क्या था? एक धोती पहनते थे, ऊपर शर्ट, एक और चिथड़ा का कपड़ा रहता था, और उसको अपना चेस्ट ढकते थे। कई बार तो चेस्ट भी नहीं ढकते थे। एक लाठी था हाथ में, तो पहले लाठी नहीं था, फिर धीरे धीरे उनको जरूरत पड़ने लगी थे। खैर, तो इसको कहते हैं चरिस्मा अथॉरिटी। चरिस्मा अथॉरिटी को क्या होता है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, उस आदमी के अंदर, और जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है वो अपने आसपास के लोगों के अंदर भी कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। जो चरिस्मा अथॉरिटी के जो लोग होते हैं, उनके पास कम्युनिकेशन स्किल जबरदस्त होता है। वे जो भी कहते हैं, लोग उनको परसुएड हो जाते हैं। मतलब वो जो आदमी है ना, वो उसके 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 साथ कोई रैशनल अथॉरिटी नहीं है। उस चरिस्मा जो अथॉरिटी है, उसके साथ कोई रैशनल अथॉरिटी नहीं है। उसके पास किसी लॉ का बैकअप नहीं है, किसी लॉ का बैकअप नहीं है उसके पास। या कोई ट्रेडिशनल, जैसे गांधी हैं, तो उनके फादर कोई किंग तो थे नहीं, या फिर कुछ ऐसा कोई बड़ा पोस्ट, या गांधी कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल भी नहीं थे, लेकिन फिर भी एक अथॉरिटी था। तो हिटलर भी चरिस्मा अथॉरिटी में ही आएगा। जब जर्मन में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब जरूरत हुई और जर्मनी काफी कठिन तौर से दोबारा गुजर रहा था, तो हिटलर ने जर्मन लोगों को विश्वास दिलाया कि वो जर्मन को फिर से ग्रेट बनाएगा। और लोग ऐसे समय में, लोग तो चाहते हैं कि कोई सामने आए, और हिटलर ने जो जो कहा, लोग सच मानने लगे, और जर्मन लोगों के सामने ही 5 मिलियन जीविस का कत्ल कर दिया गया। ठीक है, तो ये तो काफी गलत हुआ था। तो इसीलिए जैसे पीएम आते हैं सामने और कहते हैं कि लॉकडाउन लगेगा, लेकिन कोई नहीं पूछता है कि लॉकडाउन का ये जो फैसला है, किस कमेटी ने दिया, कब डिसाइड हुआ, माइग्रेंट्स लोगों का क्या होगा, उनको तो 500-600 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा, बच्चों का क्या होगा, उनका धूप में जाना पड़ेगा। तो ये सब किसी ने नहीं पूछा। जब 28 मार्च को ऐसा ही कुछ था ना, 28 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा, और टीवी पे आके छटाक से प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि लॉकडाउन लगेगा, तो किस बेसिस पे, क्या निर्णय? ऐसा कोई नहीं। लोगों ने माना कि हाँ ठीक ही है, डिमोनेटाइजेशन में भी लोगों ने माना ठीक ही है, जीएसटी में भी लोग माना ठीक ही है, हर तरह का जो भी स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल वर्जिकल, लोग भी, सब चीज ठीक है। गलत भी है तो ठीक है। कोरोना में इतना सारा, क्या बताऊं, हेल्थ सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो गया, तो उसके लिए वे खुद जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। हेल्थ मिनिस्टर को खाल बाहर निकाला, तो वो एक चरिस्मा अथॉरिटी का उदाहरण है। वे कुछ गलत भी करेंगे तो क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंस, लोगों का एक तरह का विश्वास है, श्रद्धा हो जाता है, जैसे कि गॉड में हो जाता है, गॉड में श्रद्धा होता है, उसी तरह का श्रद्धा हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन चरिस्मा अथॉरिटी में चैलेंज भी है कि जब अगर लीडर ने, जिसके पास चरिस्मा अथॉरिटी है, अगर उस लीडर ने वो चीज फुलफिल नहीं करते गया जो मासेस चाहती हैं, जो लोग चाहते हैं, तो लोग उससे विश्वास करना बंद कर सकते हैं। ये एक इसका ड्रॉबैक भी है चरिस्मा अथॉरिटी का। और चरिस्मा अथॉरिटी ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है, जब भी ऐसा हुआ है। और हाँ, चरिस्मा अथॉरिटी का कोई गलत यूज भी कर सकता है, सही यूज भी कर सकता है। जैसे गांधी ने इसका सही यूज किया और हिटलर ने इसका गलत यूज किया। ठीक है, तो ये उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसका इस चरिस्मा अथॉरिटी का सही यूज करे या गलत यूज करे। ये हो गया। और भी इसके बारे में काफी सारी जानकारी है कि चरिस्मा अथॉरिटी अधिकतर बार डेमोक्रेसी में क्या होता है, अगर किसी के पास चरिस्मा अथॉरिटी आ गया तो डिक्टेटरशिप या ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट या टोटलिटेरियन गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर देता है। ये एक डेंजर रहता है। वैसे ही है। अब सेकेंड चीज है, वो है अरिस्टोटल का, अरस्तु का थ्योरी ऑफ परसुएशन। परसुएशन मतलब कि समझाना, अपने अपने जो आदमी हम समझाना चाहते हैं उसको समझा लेना, प्रोत्साहन करना, यानी उसको मना लेना। परसुएशन मतलब होता है मनाना। तो अरस्तु ने इसको दिया था। और ये चीज लीडर्स में, वैसे लीडर्स जिनका बहुत ज्यादा फेमस है, उनमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो 3 चीज बताया था उसने, एक लोगोस, पैथोस, इथोस। लोगोस क्या होता है कि 3 तरीके से आप लोगों को परसुएट करते हैं, एक लोगोस, पैथोस, इथोस। ये अरस्तु ने कहा था। ठीक है, लोगोस मतलब अप्लाइंग द लॉजिक, लॉजिक अप्लाई करना, फैक्ट बताना। जैसे आप प्रेजेंटेशन है, मान लो क्लाइमेट चेंज पे आप बोल रहे हो, तो आप लॉजिक करोगे, आप फैक्ट दोगे, स्टैटिस्टिक्स दोगे कि अच्छा इतने फॉरेस्ट खत्म हो गए और ये डाटा है हर कंट्री का, वर्ल्ड के लेवल पे इतना CO2 एमिशन हो, वगैरह वगैरह, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये हो गया लोगोस। लेकिन ये बहुत ही रूखा सूखा है।
इसमें पैथोस कब आएगा, जब आप इमोशनल टच इसको देते हो। आप जब आप कहो कि इतना पोलर बियर डेड हो गए इसके चलते, या इतने स्लॉथ बियर डेड हो गए, या इतना हैबिटाट डिस्ट्रक्शन हुआ, तो इस तरह से जब आप करते हो तो आप एक इमोशनल अपील करते हो। पैथोस में एक इमोशनल अपील होता है, किसी भी चीज का एक इमोशनल अपील, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आप, तो जब भी जैसे डिमोनेटाइजेशन के समय मोदी जी ने कहा कि बस मुझे 12 दिन, कितना था, 20 दिन दे दीजिए, कितना 12 या 20 दिन, अगर उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ ये सारा चीज तो मुझे, क्या तो बोले थे कि सर चौराहे पे अथी कर दीजिएगा, पता नहीं कुछ बोले थे ना कि चौराहे पर मुझे सजा दीजिएगा, पता नहीं क्या तो था। तो वे इमोशनल अपील कर रहे थे लोगों से कि प्लीज इसको, ये इमोशनल अपील होता है। ये लॉजिक देने से नहीं लोग मानते, समझ रहे हो बात को, लॉजिक देने से कि हाँ ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, ये एक इमोशनल अपील होता है। इमोशनल अपील साथ में काम करता है तो लोग ज्यादा परsuade होते हैं, वे मानने लगते हैं कि हाँ ये जो हो रहा है ठीक है, और हम इसको थोड़ा सा सह भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है इथोस। इथोस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे एक होता है स्पीकर, और ये स्पीकर बोल रहा है, और ये है इस साइड ऑडियंस। अब इस स्पीकर का क्वालिटी, क्या ये ट्रस्टवर्दी है, ट्रस्टवर्दी है, ठीक है। पास्ट में इसने जो वर्क किया है तो उसके बेसिस पे लोग, ऑडियंस जज करती है, प्लस में क्या ट्रस्टवर्दी है, क्या ये ऑनेस्ट है, क्या ये एथिकल है। अगर ये सब गुण है, और ये जो स्पीकर है ये लोगोस यानी लॉजिक भी दे रहा है और पैथोस का भी इस्तेमाल कर रहा है, तो लोग तो जबरदस्त तरीके से इससे प्रोसिक्यूट होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं लोग इससे। फिर अगर ये कुछ गलत भी करे तो लोग उसको सच मानते हैं, अरे बात समझ, सच भी मानते हैं और लोग उसे करते भी, उस फैसले का सम्मान भी करते हैं, ठीक है। फिर तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि एक फोर्स आ जाता है उसमें। न केवल इथोस का मतलब होता है कि वो जो स्पीकर है, अब उस पर बात आ गई कि वो कैसा है, क्या वो ट्रस्टवर्दी है, ऑनेस्ट है, एथिकल है, जो मैसेज कन्वे कर रहा है, ठीक है। अगर वो है और प्लस में वो लॉजिक भी दे रहा है, फैक्ट दे रहा है। अगर लॉजिक नहीं भी देना और केवल इथोस रहे, ठीक है, तो भी बहुत कार काम कर जाते हैं। जैसे कई सारे फैसले जो इंडियन गवर्नमेंट ने लिए हैं उसमें लॉजिक बहुत कम था, ठीक है, इथोस ज्यादा था। प्राइम मिनिस्टर ही अकेले फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते थे, फाइनेंस मिनिस्टर बनकर नोटबंदी का ऐलान करते थे। फिर कोरोना का लॉकडाउन स्वास्थ्य मिनिस्टर को करना चाहिए, हेल्थ मिनिस्टर को, तो वो खुद करते थे। तो ये तो मतलब समझ रहे हो, और जो भी रिपोर्ट वगैरह, तो वे हमेशा इथोस को, खुद तो उनका है ही इमेज, किसका इमेज है, तो उन्होंने शादी की है बट पत्नी को साथ नहीं रखते, तो वे किसके लिए पैसा कमाएंगे, उनका तो बेटा बेटी भी नहीं है। और प्लस में जब ये माँ को के पास जाते हैं मिलने तो उनका पैर छूते हैं, तो कैमरा भी पूछा, 5-6 कैमरा आपस में दिखाता है, तो लोगों को इससे इससे लोगों के अंदर उनका नैतिकता झलकता है ना, लोगों के दिमाग में नैतिक झलकता है। और जब जाते हैं प्रणाम करते हैं मंदिर में कोई भी भगवान को, और 10 है ना पूरा साष्टांग प्रणाम करते हैं, तो लोगों के अंदर उसका नैतिकता दिखता है, प्लस में इमोशनल अपील करने लगते हैं, ठीक है। और तो लॉजिक नहीं भी दे तो भी काम चलेगा। तो ये है अरिस्टल थ्योरी ऑफ परसुएशन। तो अच्छा कम्युनिकेशन स्किल भी होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो इथोस भी काम करता है। तो लोगोस पैथोस, हालांकि एथिक्स का विषय है, तो मुझे लगा कि जो लीडर्स ग्रेट होते हैं उनमें ये चीज होता है, ठीक है। गांधी अगर लॉजिक की बात नहीं भी, जैसे असहयोग आंदोलन को छोड़ना, क्या लॉजिकल था, नहीं, जब आंदोलन इतने चरम पे था और इतना ज्यादा फर्स्ट वर्ल्ड वार में लोगों का मौत हुआ और इंडियन सोल्जर का भी मौत हुआ, क्योंकि खुद गांधी ने कहा था कि आप जाइए रिक्रूट होइए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने वादा किया था कि इसके बाद हम सोचेंगे स्वतंत्रता के लिए या कम से कम डोमिनियन स्टेटस के लिए। तो अशोक आंदोलन बंद करना कहाँ से लॉजिकल था, तो लॉजिकल तो नहीं था, लेकिन उनका जो अपील था ना, उनका जो पर्सनैलिटी था, अफ्रीका से आए, जब 12 सत्याग्रह किया, तो इथोस तो पूरा भर भर के था मतलब, और पैथोस भी था, इमोशनल अपील था। तो दोनों तरफ के लोग, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों टाइप के लोग भी उनका बात क्या किए, मान गए। उसके बाद फिर सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन 1930 के समय, सॉल्ट मार्च वगैरह के बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन, और फिर काफी सारी चीजें आई। तो फिर तो यही होता है। एक वेबर का मुझे लगा, वेबर का नेचर ऑफ पावर एंड इट्स लेजिटिमेसी, फिर अरस्टो का थ्योरी ऑफ परसुएशन। इसमें और भी किया जा सकता है, जैसे देखो एक आर्टिकल भी है इसमें, देखो विकिपीडिया पे, मोड्स ऑफ परसुएशन, एक इथोस है, पैथोस है और ना लोगोस है, ठीक है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और अच्छा लगा तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, सो थैंक यू।
एक मिनट। ओके, थैंक यू सो मच।